मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के आधुनिक इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला। तो राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, जब 1885 से लेकर यानी कांग्रेस के गठन से लेकर के और 1947 तक के जो घटनाक्रम है, उन प्रमुख तथ्यों पर हम आज आपसे सुपर फास्ट रिवीजन श्रृंखला में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि मैं कोई विस्तार से बात नहीं करने वाला हूँ। यूपी पीसीएस के बेसिस से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हीं तथ्यों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये आज की क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हालांकि 1857 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन सही माने में जो आज़ादी का आंदोलन है, वो आंदोलन 1885 के बाद का जो दौर है शुरू होता है, उसी समय माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लंबे समय तक संचालित एक प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? 1885 में। कहाँ पर हुई थी? कांग्रेस की स्थापना के साथ। तो और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तब मानते का आंदोलन समाप्त हुआ। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक उदारवादी चरण था, जो कि 1885 से 1905 तक चला। दूसरा चरण, जिसे उग्रवादी चरण के तौर पर जानते हैं, जो कि 1905 से 1919 तक चला। और जो तीसरा चरण जो है, वो गांधीवादी चरण है, जो कि 1919 से लेकर के 1947 तक चला। तो जो उदारवादी चरण था, उसमें जो है, जो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता था, सुधार का उद्देश्य होता था। ये मतलब विधि के तहत सरकार के साथ कदम मिला करके आज़ादी हासिल करना, इस तरह के उद्देश्य होते थे। अनुरोध पत्र व प्रतिवेदन, इसके प्रमुख जो नेता थे, ये आपके दिमाग में एकदम, क्योंकि देखियो, अब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखे हो, मुझे मालूम है, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें एकदम फैक्ट के तौर पर याद होना चाहिए, वो मैं देख रहा हूँ आपको। ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता इसके जो है दरबारी प्रमुख नेता हैं। बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये 4 नेताओं का ध्यान रखिएगा। और उग्रवादी चरण में, जैसा कि आप जानते हैं कि लाल बाल पाल, ये तीनों, यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, और इसके नेता थे अरविंद घोष। और जो गांधीवादी चरण है, उसका तो आप जान ही रहे कि महात्मा गांधी प्रमुख नेता थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुल 4 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो पहला जो चरण शुरू होता है उदारवादी चरण का, कांग्रेस की स्थापना के साथ। तो जैसा कि आप जाने कि ए.ई. होम के नेतृत्व में 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसी स्थापना से एक एक ऐसा संगठन खड़ा होता है, जो कि हालांकि लिबरल तौर पर ही सरकार के साथ ही, लेकिन आंदोलन की शुरुआत होती है। इस चरण के लोग के जो प्रमुख दौर था, संवैधानिक तरीके से भारत को आज़ाद करना चाहते थे। इस वर्ग के नेता प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखते थे। ठीक है। इनके नेता मैंने पहले ही बता दिया। इसके कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन चल रहा था 1886 में, तो कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। इसमें कुल 434 मेंबर शामिल थे। लेकिन यहीं पर क्या होता है कि उदार विचारधाराओं की राजनीति में उग्रवादियों ने राजनीतिक इच्छावृत्ति की संज्ञा दी थी। और इसी चरण में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में कर दिया गया था। तो 1905 में जब जो बंगाल का विभाजन हुआ, तो जो उदारवादी चरण है, उनका बहुत विशेष जो है, उस तरह से देखा जाए तो इतिहास में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, तब क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो इसमें वायसराय कौन था, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन वायसराय। और इसमें बंग भंग आंदोलन चलता है, जो कि इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 से 16 अक्टूबर 1905 तक। इसके प्रमुख नेता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। और इस बंगाल विभाजन को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, राखी दिवस मनाया गया। हिंदू मुस्लिम एकता का जो है आंदोलन चलाया गया। तो जो बंगाल विभाजन था, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में रद्द हुआ था। कब रद्द हुआ था? 1911 में। बंगाल विभाजन का कारण क्या था? इसका प्रशासनिक कठिनाई पर वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमजोर करना तथा फूट डाला और राजगुरु की नीति। तो भारतीय इतिहासकारों ने
जो है जो आप देखेंगे जितने भी इतिहासकार हैं लगभग सब राष्ट्रवादी इतिहासकार प्रमुख तौर पे इस नीति को जो है फूट डालो राजकृत की नीति बताते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 से विरोध में क्या चला था, स्वदेशी बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। इसी क्रम में अमार सुनार बंगला रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन की बात की है और 1907 में जो है आप देखेंगे इसी दौर में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कहाँ पर होता है? सूरत अधिवेशन में, जहाँ पर नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो जो गरम दल थे उसके प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है और इन्होंने वंदे मातरम का नारा प्रमुख नारा रखा अपना, और जो नरम दल है उसके प्रमुख लीडर जो है मोतीलाल नेहरू को माना जाता है। उग्रवादी अगर चरण के देखा जाए तो ये 1905 से 1919 तक चलता है और इस चरण में जो प्रमुख लीडर हैं ये 4 थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन्होंने क्रांतिकारी मार्ग स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। इनका मुख्य उद्देश्य था केवल स्वराज की प्राप्ति। साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति जयंती और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया। कहाँ पर? मुंबई में। तो ये देखिए सवाल पूछा जा चुका है कि 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कहाँ पर? मुंबई में। और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? 1895 में मुंबई में। और ये दोनों जो है अभी उत्सव मनाए जाते हैं। फिर इसी समय कुछ पुस्तकें या पत्रिकाएं लिखी गई, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिका भी लिखी थी। इसी बीच में क्रांतिकारी घटना 1897 में घटित ही जाए, जो कि दो भाई महाराष्ट्र के पूना में दामोदर चापेकर थे और बाल कृष्ण चापेकर, इन दोनों भाइयों ने मिलकर के प्लेग अधिकारी कमिश्नर मिस्टर रैंड एंड यश दोनों की हत्या कर दी और इस घटना को काफी प्रचारित किया गया। खासकर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में। तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी क्या थी? केसरी, जो कि मराठा में लिखी गई थी। फिर गीता रहस्य जी थी इनकी प्रमुख पुस्तक, और इनका जो प्रचलित उपनाम था वो क्या था? लोकमान्य। तो चिरौली ने भारतीय अंशाली को जनक भी कहते हैं। अफजल की हत्या थी, उसी प्रकार से आज इन दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की थी। परिणाम क्रांतिकारी तत्वों को बढ़ावा मिला। देखो एक छोटी सी घटना, महाराष्ट्र की एक घटना, इस उग्रवादी आंदोलन को एक तरीके से आग में घी डालने का काम। इसी बीच 1904 में बीडी सावरकर ने एक गुप्त सभा का गठन किया जिसका नाम रखा अभिनव भारत। ये भी सवाल पूछा कि अभिनव भारत का गठन कब हुआ था? 1904 में। किसने किया था? बीडी सावरकर। फिर 1907 में अगर देखा जाए तो वरिंद घोष और भूपेंद्र दत्त ने भी एक संस्था अनुशीलन समिति का गठन किया था। किसका किया था? अनुशीलन समिति का। इनका उद्देश्य या नारा क्या था? खून के बदले खून। फिर 1909 में अगर हम लोग देखें तो मदन लाल धिंगरा ने लंदन में एक कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। और मैडम बीकाजी कामा, जो कि पारसी राष्ट्रीय, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1907 में अगर आप देखें तो स्टुटगार्ट जर्मनी में भाषण देते वक्त राष्ट्रीय तिरंगा फहराए थे। तो जर्मनी में किसने भाषण तिरंगा फहराया था? स्टुटगार्ट जर्मनी। ठीक है। इसी क्रम में 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि गदर पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये लाला हरदयाल ने किया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह। कामागाटा मारू की घटना, यह घटना 1914 में घटित हुई। एक जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। इस जहाज को लेकर के वो हांगकांग से कनाडा जा रहे थे। तो कामागाटा मारू की घटना अगर आप देखेंगे तो बहुत फेमस है, जिसमें 376 यात्री यात्रा कर रहे थे। जब वे कनाडा पहुंचे तो वहां की सरकार ने भारतीय जहाज को प्रवेश की अनुमति नहीं दी और वहां से वापस लौटने पर विवश किया। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जहाज को सीधा भारत लाया जाए। नतीजा, जहाज सीधे भारत के बजाय
बजबच बंदरगाह लाया गया और परिणाम की यात्रियों ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हो जाती जिसमें कई यात्री मारे जाते। तो कामागाटा मारू की घटना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। आप विस्तार से आप पढ़े हुए हैं भाई, मैं भी यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। प्रमुख तथ्यों की मेन बातें हम कर रहे हैं आपसे। फिर 1916 की लखनऊ समझौता, ये बहुत फेमस है इतिहास में। इस समझौते का तात्पर्य है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हो रही थी, जिसमें गरम दल और नरम दल का क्या हुआ था, समझौता हुआ। तो ये भी सवाल पूछा था कि इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसको मिलाने में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी यहाँ पर समझौता हुआ। 1918 में पुनः मुस्लिम लीग अलग हो गया और होम रूल लीग जो है 1916 में चलाया गया। होम रूल एक आयरलैंड का शब्द है जिसका अर्थ होता है घरेलू शासन या घर का शासन। सबसे पहले इसकी स्थापना आयरलैंड में रेडमॉन्ड ने की थी और भारत में सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पर की थी? पुणे में। और जबकि एनी बेसेंट ने भी किया था इसी समय में, वो कहाँ पर की थी? मद्रास में। इसके प्रचार के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका आई थी कॉमनवेल्थ तथा दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया का सहारा लिया गया। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। तो एनी बेसेंट के द्वारा सवाल पूछा था कि किस पत्रिका का सहारा लिया गया था, तो उसका नाम था कॉमनवेल्थ। राउलेट एक्ट 1919 में क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए आया था। एक सुझाव के आधार पर 1919 में एक कानून बनाया गया कि जिसे काला कानून भी कहा गया। राउलेट एक्ट क्या कहा गया? काला कानून कहा गया, क्योंकि ये का बहुत सारे प्रतिबंध लगाता था। इसी बिल को जो है भारतीय क्रांतिकारियों ने कहा था कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था। फिर इसी समय आप देखेंगे कि इसी के जो है विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के में, कहाँ पर? अमृतसर में, जिसके प्रमुख नेता थे डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तारी से मुक्ति के लिए पंजाब के लोगों ने स्थानीय स्तर पर विरोध करने लगे। विरोध के लिए हुए क्या हुए? अमृतसर के जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए। इसी बीच जनरल डायर को पता चल गई कि उसने वहां पर गोली चलाने का आदेश दिया और बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये घटना कब है? 1919 का। इसके बाद एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि मात्र 379 लोग ही मारे गए थे, जबकि 1000 से अधिक लोग थे। ऐसा हमको इतिहास में जिक्र मिलता है। इसकी जांच के लिए 2 कमेटी गठित की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन कौन सी गठित कमेटी? एक ब्रिटिश द्वारा और एक कांग्रेस द्वारा। हंसराज ब्रिटिश सरकार के सरकारी गवाह बन जाते हैं, जिसके कारण ब्रिटिशर्स को दोषमुक्त करार दिया जाता है। और हंटर कमेटी जो कि 1919 में, इसमें 5 अंग्रेजी अधिकारी और 3 भारतीयों को शामिल किया गया था इसके जांच के लिए। 3 भारतीय इसमें कौन कौन थे हंटर कमेटी में? एक थे चिमनलाल सेतलवाड़ थे, एक थे साहबजाद सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक। फिर तहकीकात कमेटी 1919 में कांग्रेस द्वारा गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। किसके, कौन थे इसके? मदन मोहन मालवीय। किसके द्वारा गठित किया गया था? कांग्रेस के द्वारा। इसका परिणाम क्या? रिपोर्ट का अनसुना कर दिया गया। इसकी रिपोर्ट को सरकार ने मान्य नहीं किया था। इसके विरोध में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920 में। जनरल डायर को लंदन में जाकर उधम सिंह ने हत्या की थी। ये घटना आप लोग पढ़े। फिर क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू होता है, जो कि असहयोग आंदोलन के उपरांत गांधी जी ने लोग अपेक्षा रखने लगे। इसी आंदोलन को बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा, लेकिन चौरी चौरा कांड के घट जाने से गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। परिणाम युवा के संगठन 2 भागों में बढ़ गया, गांधी जी का समर्थन करने वाले और समर्थन नहीं करने वाले। परिणाम यह निकला कि फिर से एक दर क्रांतिकारी का चल पड़ा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। इसकी स्थापना 1924 में हुई और इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सान्याल। मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित संचालित करना। इसके सहयोगी थी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोग। इसी बीच एक घटना घटती है काकोरी कांड, जो कि 9 अगस्त 1945 को। इसमें सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी मालगाड़ी को लूट लिया गया। इस कांड के दौरान 4 लोगों को फांसी दी गई थी। एक राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्लाह खां को और रोशन लाल राजेंद्र लाहिड़ी को। तो जाहिर किया गया कि ये
सवाल पूछता है कि किस घटना के तहत रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये घटना थी काकोरी कांड। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट की स्थापना हुई 1928 में। इसके संस्थापक थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। ये लोग क्रांतिकारी चरण के हैं। सब सैंडर्स की हत्या की गई 1928 में। और अब पीली क्रांतिकारी घटना थी लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। भगत सिंह आजाद और राजगुरु को इसी के आरोप में क्या हो गया? फांसी। फिर एक बम सेंट्रल असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को। दिल्ली में बड़ी मुद्दों पर बहस चल रही थी। इसी असेंबली में दो लोग पहुंचे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया गया और बम खाली कुर्सियों पर फेंका गया। साथ में पर्चे भी थे। परिणाम ये हुआ कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और पर्चे पर लिखा गया था कि बहरे कानों को सुनना के लिए हमने बम फेंका। फिर लाहौर षड्यंत्र का ये मुकदमा चलता है 1929 में और इसके तहत जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हो जाती है। और इसी षड्यंत्र के तहत 3 लोगों को फांसी की सजा दी जाती है 23 मार्च 1931 को। आप जान रहे हैं कि शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। फिर 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई। इसी समय में उन्होंने अपनी आत्महत्या की थी, क्योंकि आप जानें कि जब ब्रिटिश का हमला हुआ तो कैसे उनकी हत्या हुई थी आप जानते हैं। एचआरए संगठन के जो नेता थे यशपाल को चुना गया। फिर चटगांव अमीरी रेट शस्त्रागार लूट लिया गया। बंगाल में एक घटना हुई 1930 में। इसकी जो मास्टर प्लानर थे मास्टर दासुरी सेन थे और 1934 में इन्हें भी फांसी दी गई। नेहरू रिपोर्ट जो है सवाल काफी आता है 1928 में आई थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड बर्कहेड ने चुनौती रखी थी। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 9 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया और डोमिनियन स्टेट की इन्होंने मांग की थी। तो किस रिपोर्ट के तहत की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के तहत। कांग्रेस का फिर लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इन्हें ये पहला अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। फिर 26 जनवरी 1923 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिवस मनाया जाता है और इसी स्थान पर लाहौर रावी नदी के तट पर। और आप देखेंगे यही तिथि को फिर 26 जनवरी 1950 के तौर पर लाया जाता है, जबकि अगर चाहते तो संविधान पहले ही लागू हो सकता था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया पूर्ण रूप से। ये तिथि को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू माना जाता है। हालांकि संविधान पूर्णतः जो हस्ताक्षर संविधान पर हुआ था वो 24 जनवरी को हुआ था, है ना। इसी बीच जहां कांग्रेस अपना काम कर रहे थे वहीं भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रांत के क्षेत्र में कुछ घटना घटी। लाल कुर्ती आंदोलन चला था, ये भी काफी फेमस था, जो कि उत्तर पश्चिमी भारत में इसके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। 1929-30 का ये आंदोलन था। फिर से विशुद्ध अहिंसक आंदोलन चला था, जो कि प्रांतीय चुनाव हुए आपके 1937 में। 1935 के शासन अधिनियम के तहत इस चुनाव कराया गया, जिसमें 11 प्रांत में थे, जिसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली और संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, और 2 राज्य ऐसे थे जहां पर गठबंधन की सरकार थी, एक तो पश्चिमी प्रांत असम। 3 राज्य बंगाल, पंजाब, सिंधु मुस्लिम लीग की सरकार में थी। अक्टूबर 1947 में द्वितीय विश्व तक कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया और 22 दिसंबर 1947 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है। फिर राजन फौज की बात कर लें तो इसके विचार कैप्टन मोहन सिंह के थे और गठन किया था राज बिहारी बोस द्वारा 1942 में और 1943 में सी बोस द्वारा सिंगापुर में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन एवं पार्टी कौन कौन थी? गरम दल, नरम दल, गदर पार्टी, आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन होम रूल और मुस्लिम लीग। अन्य प्रमुख आंदोलन जैसे चले असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक। फिर नरम दल, इस दल के नेता ज्यादातर अंग्रेजों के साथ रहते। ठीक है। गदर पार्टी की बात कर ले आपसे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का पराधीन भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के उद्देश्य से बना एक दल था।
जिसकी स्थापना हुई थी 25 जून 1913 को। इसका चुनाव आप देख सकते हैं। इसके अर्थ थे विद्रोह, अध्यक्ष थे सोहन सिंह। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति लाना था, जिसके लिए अंग्रेजी नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र कराना आवश्यक था। और सहयोगी सदस्य थे रामचंद्र, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा। प्रकाशन युगांतर एक साप्ताहिक पत्रिका चलाई गई थी। प्रेस की स्थापना हिंदुस्तान गदर प्रकाशन किया गया था। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल आतंकवादी आंदोलन का गढ़ था। यहाँ पर क्रांतिकारी विचारधारा के वरिष्ठ कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया और 1906 में इन दोनों ने मिलकर के युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र ने क्रांति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत चंद्र लोक समाज ने किया था और इन दोनों के सहयोग से ही 1907 में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। उद्देश्य थे खून के बदले खून। 23 दिसंबर 1907 को ढाका के पूर्व जिलाधीश एलन के पीठ पर गोली मार दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उस पर बम फेंका, परंतु बच गए। चाकी ने स्वयं को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पकड़ा गया और 11 मई 1908 को फांसी दी। फिर 1905 में देखेंगे तो वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांति से संबंधित पुस्तक लिखा था। फिर पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो पंजाब में 1906 में प्रारंभ में ही क्रांति आंदोलन फैल गया था। यह आंदोलन पंजाब सरकार के एक निवेशीकरण विधेयक के कारण किसानों में व्यापक असंतोष व्याप्त होने के कारण किसानों द्वारा किया गया था। यह आंदोलन जल में वृद्धि करने के कारण हुआ। इसके कारण लाहौर और रावलपिंडी में किसानों ने आंदोलन चलाया था। लाला लाजपत राय अजीत सिंह को गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया था। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक केसरी को जाता है और तिलक ने 1893 में गणपति, 1895 शिवाजी महोत्सव चलाया और महाराष्ट्र में 1893 से 1897 के बीच प्लेग फैला, जो कि अंग्रेज सरकार के मरहम लगाने के बजाय दमन का कार्य किया। अतः 20 जुलाई 1897 में प्लेग कमिश्नर आर्मस्ट्रांग को दो भाई चापेकर बंधु ने गोली मार दी और इस विद्रोह में दामोदर चापेकर को पकड़कर मृत्युदंड दिया गया। तिलक के विद्रोह के भड़कने के आरोप में 18 माह का कारावास भी दिया गया। महाराष्ट्र में नासिक भी क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ था, जो कि 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी और महाराष्ट्र महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन भी किया था। मित्र मेला का नाम आगे चलकर अभिनव भारत हो गया था। विदेशों में अगर क्रांतिकारी आंदोलन देखा जाए तो विदेशों में अंग्रेजी प्रशासन के चंगुल से बचने के लिए क्रांतिकारियों ने विदेशी में रह करके भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। अन्य सदस्य थे हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, विनायक दामोदर सावरकर। मदन लाल धिंगरा ने 8 जुलाई 1909 को इंडिया हाउस के राजनीतिक सहायक सर विलियम कर्जन विली को गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में मदन को फांसी दे दी। इस संस्था के द्वारा इंडियन सोशलॉजिस्ट मासिक पत्रिका का संपादन किया। 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के गदर पार्टी की स्थापना की। दल के अन्य नेता थे रामचंद्र महफुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान और मैडम कामा। सिल्क पेपर षड्यंत्र। मौलवी अब्दुल्ला सिंधी द्वारा कुछ पत्र महमूद हसन को पीली सिल्क फारसी भाषा में लिखा गया। बाद में इन पत्रों के पकड़े जाने पर सिल्क पेपर षड्यंत्र भी के नाम से जाना गया। मुस्लिम लीग की स्थापना, जिससे कि आप जान रहे एच खागन के नेतृत्व में मुसलमानों के एक दल द्वारा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिल्टन के 1 अक्टूबर 1906 में कोशिश में मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय ने अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए किया जाए। इस शिष्टमंडल को भेजने के पीछे अंग्रेज उच्च अधिकारियों तक का हाथ था। पिंटो ने इसकी मांगों को पूर्ण समर्थन किया। परिणामस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका में शमीतुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना और भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 की घटना बहुत फेमस है। तत्कालीन भारतीय सचिव मॉर्ले मिंटो वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधार
का एक भारतीय परिषद एक्ट 1919 पारित किया, जिससे पार्लियामेंट सुधार कहा गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के आकार में उनकी शक्ति की वृद्धि की गई और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मताधिकार की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों की यह नीति कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनी और कांग्रेस ने इन सुधारों का विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका समर्थन किया। राष्ट्रीय समाज अधिनियम 1911 पार्लियामेंट सुधारों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उग्रवादी संगठनों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को काफी तेज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित कर उग्रवादी दल के नेता लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को गिरफ्तार कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। दिल्ली दरबार 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम में महारानी मेरी के स्वागत में किया गया। इसके बायस रहे थे लॉर्ड हार्डिंग। विशेष दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। इसी दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। और आंदोलन का तीसरा चरण महत्वपूर्ण है गांधी युग, जो कि 1919 से 47 तक महत्व चला। हालांकि महात्मा गांधी का जो आगमन है 1915 में ही हो चुका है। तो जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? 2 अक्टूबर 1969। स्थान आप जानते हैं पोरबंदर में। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, दादा करमचंद गांधी। ठीक, फिर इनके उपाधियों में कुछ श्री बापू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा और भारत का नाम कहा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। प्रसिद्ध समाचार और पुस्तकें इनकी रहीं, जो कि समाचार में अगर देखा जाए तो यंग इंडिया, जो कि 1919 में इंग्लैंड में, नवजीवन गुजराती 1919 में और हरिजन 1933 हिंदी में। और पुस्तकें भी इनकी कुछ थी, हिंद स्वराज जो कि गुजराती में, एक जहाज पर रचित है, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी गुजराती में। अब आपको अनुवाद रूप में उपलब्ध है। इनके विचारों के स्रोत देखा जाए तो समन्वय योग्य आंदोलन, थोरों के सिविल डिसऑबीडियंस के विचार में प्रेरित, और सर्वोदय जॉन रस्किन के अनटू द लास्ट से विचार से प्रेरित, और अपने सत्य के संबंधी विचार टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंग ऑफ गॉड रिटर्न यू से प्रभावित है। इनकी पढ़ाई अब जानने के 1889 से 1891 तक ब्रिटेन में रहे, इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की और भारत 1891 में लौटे। 1892 में एक मुस्लिम व्यापारी के आग्रह करने पर दक्षिण अफ्रीका में उनका मुकदमा देखने के लिए गए और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1915 में भारत लौटे और दक्षिण अफ्रीका में देखा कि किस प्रकार ब्रिटिश सत्ता के सामने गोरे काले का भेद शुरू हो गया है। ट्रेन की घटना, जब उन्हें प्रथम श्रेणी की ट्रेन की यात्रा करने के दौरान जबरन उतार दिया गया। यह घटना डरबन की से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम के बीच में एक स्टेशन मैनेसबर्ग पर एक ब्रिटिश अधिकारी ने उतार देता है। यह घटना रेलकांड के नाम से ज़्यादा प्रचलित थी। 1894 में एक संस्था उन्होंने गठित की, नडाल इंडियन कांग्रेस, और 1903 में एक पत्रिका चलाई थी, द इंडियन ओपिनियन। 1904 में एक आश्रम, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया और दक्षिण अफ्रीका के रहना के दौरान उन्होंने के विचार और समाज सुधारक को पढ़ा। फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं और 11 जनवरी को उन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। इसलिए 9 जनवरी को आप देखते हैं प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इनके दौर में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 में। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बगैर सलाह के भारत को मित्र राष्ट्र के पक्ष में शामिल कर लिया। प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों को सहयोग देने की नीति अपनाई तथा इसके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी क्रम में उन्होंने भारतीयों को अंग्रेज सेना में भर्ती होने के लिए उकसाया, इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी गई। अंग्रेजों ने इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का इन्होंने सहयोग किया। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह चंपारण में किए थे 1917 में 3 कटिया पद्धति के विरोध में। अनशन पहली बार इन्होंने किया था अहमदाबाद मिल मजदूर के पक्ष में 1918 में। पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग ये सफल हुआ था और अखिल भारतीय स्तर पर पहला सत्याग्रह रौलट एक्ट के विरोध में 1919 में चलाया था और आमरण अनशन सांप्रदायिक पहचान
डोनाल्ड अवार्ड के विरोध में 1932 में और खेड़ा आंदोलन 1918 में गुजरात। इसी बीच एक घटना घटी 1919 में रौलट एक्ट पारित हुआ, पर विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो गांधी जी के प्रमुख आंदोलन जो है आपके चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल 1918 में, फिर खेड़ा जो है 1918। चंपारण वर्ष 1917 में स्थान बिहार के चंपारण में। यहाँ पर जो मुख्य समस्या थी अब जाने की नील की खेती में 3 कट्ठिया यानी 3/4 कृषि भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसके कारण से अनाज यानी खाद्यान्न का उत्पादन करने का संकट था, तथा ही टैक्स भी ज़्यादा लगते थे। तो बुलाने वाला पंडित राजकुमार शुक्ल थे और गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह भारत में ही हुआ, और जिसमें विशेष तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अहमदा मिल मजदूर जो 1918 में हुआ, स्थान अहमदाबाद में, और ये मुद्दा था प्लेग बोनस को लेकर के, जो कि मिल मजदूरों के विरुद्ध चल रहा था। और यहाँ पर बुलाया किसने था महात्मा गांधी को? अनसुईया बेन, और विशेष गांधी जी का पहला अनशन था ये। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, मुद्दा अकाल के बावजूद किसानों से कर वसूलना, और ये स्थान गुजरात में। फिर रौलट एक्ट के विरोध में, जिसकी पूरा नाम था इसका एनार्ची एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविस्ट एक्ट, 18 मार्च 1919 को आया था। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों के लिप्त रहने की संदेह में मात्र पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे भारतीय व्यक्तियों को अपने वकीलों से संपर्क करने की कोई इजाजत नहीं थी। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। गांधी जी ने इस अधिनियम के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम सत्याग्रह रौलट सत्याग्रह प्रारंभ किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 13 अप्रैल 1919 को स्थान अमृतसर के जिले में 13 अप्रैल को स्थानीय लोगों द्वारा पंजाब के 2 अत्यंत प्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सफरुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन किया गया था। इसी में जनरल डायर ने गोली चलाई और एक घटना घटित हुई थी। खिलाफत आंदोलन फिर इसी विरोध में चला गया। 1919 से 1922 में नेतृत्व पहले अली बंधुओं ने खिलाफत दिवस 13 अगस्त 1920 को मनाया गया। बाद में गांधी जी ने इसका नेतृत्व संभाला। अबुल कलाम आजाद आंदोलन के प्रचार के लिए आल कॉमरेड पत्रिका चलाई। इसका मूल कारण था गांधी जी मुसलमानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। विशेष तुर्की के खलीफा जो पूरे विश्व भर में मुसलमानों के गुरु का हुआ करते थे, उनके साथ जो अनैतिक बर्ताव ब्रिटिश सत्ता द्वारा किया जा रहा था, उसके विरोध में मुसलमानों ने भी भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ। इस समय आंदोलन की कलकत्ता अधिवेशन का आयोजन हो रहा था। 1920 में 2 अधिवेशन प्रमुख आयोजन किया गया था। एक विशेष तौर पर कलकत्ता में वार्षिक अधिवेशन हुआ था नागपुर में। असहयोग आंदोलन को नहीं पारित किया गया कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन पारित कर दिया गया नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे बी राघवाचार्य। फिर जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। तो यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन जो वार्षिक अधिवेशन हुआ तब असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने भी समर्थन किया। प्रारंभ में मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, एनी बेसेंट इस आंदोलन के खिलाफ थे। बाद में मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया। एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण कार्य के रूप में बताया था। शुरुआत में सन मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय, सीआर दास, विपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नायर, सर नारायण चंद्रावर इस प्रस्ताव के विरोध थे। फिर भी अली बंधुओं और मोतीलाल नेहरू के समर्थन से प्रस्ताव कांग्रेस में स्वीकार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव की मुख्य बातें थी सरकारी उपाधि, अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए, सरकार द्वारा आयोजित सरकारी और सरकारी उत्सवों को बहिष्कार किया जाए, सरकारी स्कूलों कॉलेजों को बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालय को बहिष्कार किया जाए, आपसी विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निपटाया जाए, असैनिक श्रमिक कर्मचारी को मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने का इनकार करें, विदेशी सामानों को पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी और आंदोलन प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920। ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि किस आंदोलन के समय लौटाया था, तो ये था असहयोग आंदोलन। फिर चौरी चौरा कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को स्थान गोरखपुर में। इस कांड में गोरखपुर के स्थायी निवासियों द्वारा एक थाने द्वारा सहित 21 सिपाहियों को थाने के अंदर बंद करके आग लगा दी।
हत्या मृत्यु के कारण गांधी जी इस आंदोलन को हिंसात्मक आंदोलन के रूप में बताया। हिंसात्मक बताकर के 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्ति करने की घोषणा की। इसे वापस लेने के बाद भारतीय राजनेताओं ने काफी आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यह राष्ट्रीय संकट। गांधी जी के इस फैसले से असंतुष्ट होकर कुछ नेताओं ने अलग अलग पार्टी की स्थापना की, जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई इसी समय। मार्च 1923 में स्थान इलाहाबाद में सचिव मोतीलाल नेहरू, सीआर दास इनके द्वारा संस्थापक सीआर दास। उद्देश्य मोती विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना। इस पार्टी ने भारत को स्वराज की प्राप्ति में सहयोग देना एवं ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था को समाप्त करने की अपना लक्ष्य बनाया। 1923 के चुनाव में स्वराज दल को मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत, बंगाल, यूपी, मुंबई प्रधानता, केंद्रीय विधानमंडल में 145 में 48 स्थान प्राप्त हुए। गांधी दास समझौता 1924 में, फिर साइमन कमीशन इसी बीच आता है। उद्देश्य था ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम का मूल्यांकन करना। आयोग ने सदस्यों की संख्या 7 थी, जो कि सब के सब ब्रिटिश थे, और यही बात भारतीयों के द्वारा विरोध किए जाने का कारण बना। साइमन कमीशन गो बैक का लाला जाटवाई द्वारा नाम किया गया। 8 नवंबर 1927 को सचिव लॉर्ड बर्कन हेड थे। साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 में भारत में पहुंचा और साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज लाला लाजपत राय की घायल हुए थे। घायल अवस्था में उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर ठुकी एक एक कील के समान साबित होगी। और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की इसी दौरान मृत्यु हो जाती है और लाठीचार्ज का दोषी सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने कर दी थी। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है और 1928 को नेहरू रिपोर्ट ने ब्रिटिशों के द्वारा संविधान बनाने की चुनौती भारतीयों को संस्था मोतीलाल नेहरू ने की थी। साइमन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के पूर्व भी 1925 में भारत सचिव ने कांग्रेसी नेताओं की चुनौती दे डाली की थी कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सके तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही इस पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार कर सकते। भारत के संविधान से संबंधित मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से पुकारा गया। अब कांग्रेस के युवा वर्ग जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में डोमिनियन स्टेट्स के प्रावधान पर आपत्ति प्रकट की, परंतु उन्हें यह कहकर डोमिनियन समझा दिया गया कि 31 दिसंबर 1929 तक हमारे डोमिनियन स्टेट्स मांग को स्वीकार नहीं करती हैं, तो इस स्थिति में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने सचमुच में इस अल्टीमेटम पर कोई ध्यान नहीं दिया और लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे पारित किया गया और राष्ट्रीय तिरंगा लहराया गया और साथ ही 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के गांधी जी के द्वारा सविनय और नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि केंद्रीय विधानसभा का 1/3 स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो और अवशिष्ट अधिकार प्रांतों को मिले, और कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया और इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट असफल रही। फिर दांडी मार्च आप जाने सोने आंदोलन जो कि 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ और 5 अप्रैल 1930 को दांडी महात्मा गांधी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून उन्होंने तोड़ा था। 26 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया लाहौर अधिवेशन में। 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 31 जनवरी 1930 को 11वें सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। फिर इसके बाद ही आंदोलन की शुरुआत हुई। बारदोली सत्याग्रह 1922। यह सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित व्यापक सफल आंदोलन रहा। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया। इस आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी और पत्रिका का प्रकाशन पाटीदार युवक मंडल में पटेल बंधु। इस सत्याग्रह के समय काली राज आदिवासी नाम पर बदल कर गांधी जी ने रणीप्रास कर दिया था। पूर्ण स्वराज दिवस वर्ष 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन स्थित जवाहरलाल नेहरू स्थान लाहौर रावी नदी के तट पर लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। रात्रि 12 बजे अपार जनसमूह के मध्य नवगृहित तिरंगे झंडे फहराया गया और नेहरू ने कहा, ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध है।
प्रथम स्वाधीनता दिवस 26/1930 को मनाया। गांधी इरविन फिर समझौता होता है मार्च 1931 को। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के मध्य गांधी ने समझौते को बहुत महत्व दिया, परंतु जवाहरलाल नेहरू बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की। लॉर्ड इरविन ने भारत सचिव के सहयोग से इंग्लैंड में 12 सितंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया और इरविन ने 26 जनवरी 1930 में गांधी जी को जेल से रिहा करके देश में शांति सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश की। फिर तेग बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन मध्य 17 फरवरी दिल्ली वार्ता हुई। फिर 11 सूत्री जो कार्यक्रम था उसकी मांग क्या क्या थी भाई? उसकी मांग ये थी कि विनिमय दर में कमी, 4 पेंसों और भू राजस्व 1/2 किया जाए, मद्य निषेध लागू किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए, सैनिक व्यय में 50% कमी हो, अधिक वेतन पाने वाले सरकारी पदाधिकारियों की संख्या कम की जाए, विदेशी कपड़े पर विशेष आयात कर लगाया जाए, तटकर विधेयक लाया जाए, सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाए, गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्रदान किया जाए। गांधी जी की इस मांग पत्र पर सरकार ने कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फलतः 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस के बैठे हुए गांधी जी के नेतृत्व में सैन्य आंदोलन का निश्चय किया गया। साइमन कमीशन के सफलता और नेहरू रिपोर्ट का स्वीकार किया जाना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन को पारित किए गए पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव में घटनाओं का क्रम काफी तेजी से हो गया था और इसी 11 सूत्री मांगों पर स्मुखता से विचार न कांग्रेस ने अवज्ञा आंदोलन का कारण बनी। शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को। इसके प्रमुख 5 पॉइंट थे। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्र उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, महिलाएं शराब, अफीम, विदेशी कपड़े की दुकानों पर जाकर धरना दें, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते उन्हें जला दिया जाए और कर अदायगी को रोका जाए। इस मांग को पूरा न होने के कारण गांधी जी ने दांडी मार्च आंदोलन चलाया। दांडी मार्च दांडी नमक यात्रा सत्याग्रह कहा जाता है। शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी ने समुद्र पर नमक कानून तोड़ा था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संगठनों ने सरकार का विरोध किया। नमक कानून के भंग होने के साथ ही भारत में सैन्य आंदोलन प्रारंभ हो गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि गांधी जी को यह मार्च को तुलना में एल्बा रोटरी पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुस्लिमों के रोम मार्च को से की जा सकती। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा थी। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सत्ता झल्ला गई और 5 मार्च 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन की प्रचंडता का एहसास कर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता करना चाहा, जिसे गांधी इरविन दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गोलमेज सम्मेलन हुए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया और नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा, उन्हें भारतीयों को भी सत्ता से हिस्सा देना पड़ेगा। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था भाई? 12 सितंबर 1930 को लंदन में। तत्कालीन जॉर्ज पंचम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश सम्राट, और प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इस सम्मेलन में भारतीय, नरेश, हरिजन, सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, जमींदार, मजदूर, वाणिज्य प्रतिनिधियों तथा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तेग बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली शामिल थे। विशेष कांग्रेस ने इस अधिवेशन भाग नहीं लिया था। कारण था सविनय योग्य आंदोलन। द्वितीय गोलमेज जब हुआ 7 सितंबर 1931 को, तो स्थान लंदन में ही पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। गांधी जी 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, इसमें कांग्रेस में भाग लिया। विशेष एनिविशन ने सम्मेलन को शामिल होकर भारतीय महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया। इसके तहत गांधी इरविन समझौता हुआ। इस सम्मेलन में राजनीति की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभर के सामने मुस्लिम, सिखों के साथ ही जात के लोगों के लिए भी राजनीति में भाग लिया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी, जिसका उन्हें स्वीकार कर लिया गया था। अब इसी के विरोध में फिर गांधी जी ने आमरण अनशन किया, फिर पुनः पैक्ट हुआ था। 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
के निर्णय को समाप्त किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति। गांधी जी ने इंग्लैंड के प्रवास के समय इस आंदोलन को सरकार ने बर्बरता से दबाना चाहा। बंगाल में यूएस सीमा प्रांत में आंदोलन के एक तरह से दबाया गया। भारत आते ही गांधी जी ने पुनः आंदोलन की बागडोर संभाली। सरकार ने कांग्रेस को वैध घोषित कर गांधी जी एवं सरदार पटेल सहित लगभग 1,20,000 लोगों को जेल में डाल दिया। दूसरी बार आंदोलन 3 जनवरी 1932 को प्रारंभ हुआ। आंदोलन में प्रति सप्ताह कमी देकर गांधी जी ने सविनय आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया। एस.सी. बोस, सरदार पटेल ने गांधी जी की उनके इस कृत्य के लिए आलोचना करते हुए गांधी जी ने पिछले 13 वर्षों की मेहनत को कुर्बानी में पानी फेर दिया। फिर तृतीय गलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को लंदन में रैमसे मैकडोनाल्ड में। विशेषकर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और 24 नवंबर 1932 को बिना किसी निर्णय के यह सम्मेलन समाप्त हो गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों गोल्ड सम्मेलनों में भाग लिया था। तीनों गोल्ड सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के पीएम थे रैमसे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इस निर्णय के प्रमुख प्रावधान थे प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या को दोगुना करने की योजना, मुसलमान, सिखों, भारतीय साथ के हिंदुओं से अलग निर्वाचन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना, भारत के राष्ट्रीय दावे को कमजोर करने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने हरिजनों के हिंदुत्व पृथक करने का अधिकार भी प्रदान किया। पूना पैक्ट हुआ कब हुआ था मेरे भाई? ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच। स्थान पूना। सांप्रदायिक निर्णय के समय गांधी जी जेल में थे और 20 सितंबर 1900 गांधी जी ने जेल में अनशन शुरू किया। अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य काफी तेजी से गिरने लगा। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर महादेव प्रसाद, परशुराम दास, राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी ने बी.आर. अम्बेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 के समझौता, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में अम्बेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। बदले में संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। हरिजनों के लिए स्विच के 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में इसमें 14 भाग 321 धाराएं 10 अनुसूचियां थी, जिसमें प्रस्तावना का भाग था, इसलिए 1919 के अधिनियम के तहत प्रस्तावना के इसके साथ जोड़ दिया गया। अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था थी। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के साथ क्षेत्रीय रियासतों में मिलकर बनना था। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू करने के लिए आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। विषयों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई: संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें 59 विषय रखे गए थे। समवर्ती सूची में 54 विषय रखे गए और समवर्ती सूची में कुल जो है 36 विषय रखे गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार कहा था। यह एक कार तो है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। संघीय विधानमंडल के 2 सदन होंगे: संघीय विधानसभा, संघीय सभा, निम्न सदन, उच्च सदन। सारे विभाजन इसी समय किए गए थे। 1937 का फिर इसमें चुनाव हुआ और इस चुनाव में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध अधिकार मिल गया और परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव हुए। कांग्रेस संयुक्त प्रांत, मद्रास, एमपी, बरार, उड़ीसा, बिहार से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में इसे सबसे बड़े दल के रूप में आई। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। सिंध तथा असम जिला मंत्रिमंडल। इसी बीच मुस्लिम लीग ने प्रचार करना प्रारंभ किया कि मुस्लिमों का हित कांग्रेस के साथ सुरक्षित नहीं है। 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और वायसराय लिंगलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना ही कांग्रेस को युद्ध में शामिल कर लिया, साथ ही देश के आपातकाल की घोषणा कर दी। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने? महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जिन्हें पावनार से शुरू किया था और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जो 17 दिसंबर 1940 को स्थगित कर दिया गया। यह एक तरफ से व्यक्तिगत सत्याग्रह था। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के उस दावे को खोखला करना था जो कि भारत की जनता की द्वितीय विश्व सरकार में शामिल की थी। फिर अंतिम आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में शुरू हुआ। इसी बीच क्रिप्स मिशन आया था। भारत
अगस्त क्रांति भी इसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 8 अगस्त 1942 मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक अंतिम महान लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। क्रिस मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों को अपने चले जाने का एहसास हुआ। दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां अत्यधिक गंभीर होती जा रही थी। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, मलाया, बर्मा पर कब्जा कर भारत की ओर से बढ़ रहे थे। दूसरी ओर युद्ध के कारण तमाम वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़े थे, जिसके अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होने लगा। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने अर्जुन में लिखा कि अंग्रेजी भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ा जाए। विशेषतः ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया और 10 फरवरी 1943 को किसी दिन के उपवास की घोषणा कर दी गई, नारा करो या मरो। फिर गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रमुख घटनाक्रम तथ्यों से रिलेटेड थे, और अगर ये अच्छा लगता है तो इसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे। फिर इसका पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।